वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और साथ में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उससे पहले हमने पूरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ ली थी। पहले आप वो वाले लेक्चर देख लें ताकि आपको हीट कैपेसिटी समझ आ जाए। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रेस कर लें। हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें व्हाट्सएप पे भेज देंगे। इधर आप नंबर पे हमें मैसेज कर दें या फिर जो डिस्क्रिप्शन है उधर एक लिंक है उसको प्रेस कर लें। हम आपको नोट्स, पास पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं फिजिक्स, एम कैट, ई कैट या कोई से भी सब्जेक्ट के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको ट्यूशन्स दे देंगे और साथ में जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो अब हीट कैपेसिटी शुरू करते हैं कि इसका क्या चक्कर है। सबसे पहले हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या है। तो हीट कैपेसिटी हमने कुछ लेक्चर पहले पढ़ा था वैसे। जब हम यहाँ पे आते हैं हीट फ्लो, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू लोअर टेम्परेचर, फिर उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मैंने बोला था ना C ये हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ये हम बाद में जाके टच करेंगे। तो ये हम अब पढ़ने वाले हैं ये है क्या हीट कैपेसिटी। तो अब हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन लिखते हैं। हीट कैपेसिटी या फिर इसको आप थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। हीट या थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट required by an object to raise a temperature by unit change। आप बोलोगे इसका मतलब क्या है। तो समझे, हमने एक है ना चाय का कप ले लिया, ठीक है। ये हमने चाय ली, ठीक है। अब इसके अंदर जो चाय पड़ी हुई है इसका हमें जो टेम्परेचर है ना, लेट्स से हम कहते हैं ये गर्म है। कितने टेम्परेचर पे, इसका हम टेम्परेचर ले लेते हैं 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमें इसको ज़्यादा गर्म करना है, ठीक है। तो 38 डिग्री सेल्सियस से हम लेट से 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, तो हम फाइनल जो डिग्री लाते हैं ना वो हम लाते हैं 39 डिग्री सेल्सियस। हम चाहते हैं ये एक सिर्फ है ना डिग्री बढ़ जाए। तो यार हम यहाँ पे जब इसको 1 सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसको हीट देनी पड़ेगी, गर्माइश देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा, है ना। जब आप चाय को गर्म करते हैं तभी वो गर्म होती है ना, एज पे रख के ऐसे भी। तो अगर आप 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं 38 से 39, तो यार आपको कुछ हीट देनी होगी या फिर कुछ एनर्जी देनी होगी। वो कितनी एनर्जी देनी होगी उससे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख ली, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू रेज अ टेम्परेचर बाय यूनिट चेंज, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे भी वही चीज लिखी हुई है। यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है व्हेन हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय a body, its temperature increases and when heat is lost, तो its temperature decreases। वही मैंने आपको बताया था ना कि यार जब आप एक ऑब्जेक्ट को हीट करते हो, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया और इसके अंदर हमने है ना वो रख लिया, आपके पार्टिकल्स रख लिए, ठीक है। जब आप इसको गर्म करोगे, ठीक है, जब आप इसको हीट दोगे, तो हीट देने से होता क्या है कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है ना वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। वही चीज है ना यहाँ पे लिखी हुई है, टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स कंप्राइजिंग द बॉडी। देयरफॉर जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी और वही है ना डायग्राम में यहाँ पे हमने बना ली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये चीज। फिर उसके बाद अभी फिलहाल ये है ना मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको है ना फिलहाल अभी इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि पहले आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाननी चाहिए फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है तो इसको है ना हम बाद में देखेंगे। अब हम इस फॉर्मूला पे आते हैं। सबसे पहले तो इस फॉर्मूला में थोड़े से एरर्स हैं। ये बुक में प्रिंटिंग एरर, ये Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी नहीं होगा, ये होगा Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, ठीक है। क्योंकि C आपकी मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है, ये सिर्फ आपकी हीट कैपेसिटी है। ये है ना यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है, इसका ख्याल रखें। और ये है ना यहाँ पे मोल नहीं होगा, ठीक है। तो अब है ना फॉर्मूला जो फाइनल वाला जो आ जाता है ना, वो है Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, ठीक है।
और हमें लॉजिकली भी समझ आता है कैसे। यार लेट्स से अगर हमें यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, लेकिन अगर हमें लेट्स से इसका एक टेम्परेचर से है ना हमें इसका कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, लेट्स से हमें 1 सेल्सियस डिग्री बढ़ाने से, ठीक है, हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो हमें देनी है लेट्स से 200 जूल्स की एनर्जी, ठीक है, 200 जूल्स। लेकिन अगर हमें 1 सेल्सियस नहीं बढ़ाना, हमें बढ़ाना है लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें चाय को 38 डिग्री से हमें 43 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है। तो कितनी एनर्जी चाहिए यार, हमें पता है कि 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 200 जूल्स लगती है, ठीक है, 1 डिग्री के लिए 200 जूल्स लगती है। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, वो असल में सेंस करता है। क्यों? क्योंकि यार अगर 1 डिग्री के लिए 200 चाहिए तो 5 के लिए कितने चाहिए होंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 हमारे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। 43 माइनस 38 करके 5 आया, तो उससे फिर 1000 जूल्स आ गया। और समझ भी आता है यार, 38 से 39 करेंगे 200 आएगा, फिर 39 से 40 करेंगे वापसी 200, 200 और 200 कितने हो गए, 400, फिर 41 पे करेंगे तो 200 और तो 600 हो गए, फिर 200, फिर 800 हो गए, फिर 200, फाइनली 43 पे आ गए आप, तो फिर 1000 जूल्स हो गए, 800, 800 प्लस 200, 1000 पूरे हो गए, ठीक है। तो यही है ना, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। बस इस चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखें कि यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी नहीं, वो अलग है। मोलर हीट कैपेसिटी यहाँ पे नीचे आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी एंड थर्मल हीट कैपेसिटी। फिर आते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये जाके हम लिखते हैं हम नोट्स में। तो स्पेसिफिक heat capacity, of heat energy required by an by a unit mass to raise a temperature by unit change, ठीक है। अब इसमें हमने क्या चेंज किया, ऑब्जेक्ट की जगह हमने यूनिट मास डाल दिया, बाकी उसके अलावा पूरी हीट कैपेसिटी की चेंज है। स्पेसिफिक हमने डाल दिया तो हम ऑब्जेक्ट की जगह यूनिट मास डाल रहे हैं। अब यूनिट मास का क्या मतलब है, अब मैं आपको ये कहता हूँ यूनिट मास। यूनिट मास का क्या मतलब है, यूनिट पहले आपने पढ़ा होगा, यूनिट, ठीक है, यूनिट और मास, इसका मतलब ये है कि जो यूनिट होता है सिर्फ बेसिकली वो होना चाहिए। मास का हमने यूनिट क्या पढ़ा हुआ है, केजी, तो हम सिर्फ 1 केजी लेंगे। यूनिट मास का मतलब ये है, यूनिट मतलब जो आपका जो यूनिट है सिर्फ उसका एक ही लेंगे आप मास, ठीक है। तो यूनिट मास ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चाय यहाँ पे पड़ी हुई है ना, ये जो चाय यहाँ पे जो पड़ी हुई है ना, ये अब अगर 1 केजी की होगी, सिर्फ 1 केजी, ठीक है, तब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लगाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि यार जो मेरी 1 किलो की जो चाय है, ठीक है, 1 किलो, ठीक है, और लेट्स से उसका टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। पहले तो हमें मास नहीं पता था, लेकिन अब हम कह रहे हैं मास है ना, यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 किलो है, ठीक है, तो कितना टेम्परेचर लगता है कि यार कितनी एनर्जी लगती है कि यार यहाँ पे मैं आग बना लेता हूँ, इसको हमें है ना गर्म करना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए कि यार ये 38 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि यार मास हमारे पास लेट से 1 किलो है, ठीक है, और उसको कितनी एनर्जी देनी है कि यार वो 1 डिग्री से है ना टेम्परेचर उसका बढ़ जाए या घटे, ठीक है। तो अब है ना एग्जाम्पल में हम ये लेते हैं कि यार हम है ना लेट से बना रहे हैं 1 किलो की जगह हम है ना लेट से 3 किलो की चाय बना रहे हैं, जो बहुत है लेकिन चले, कोई रेड़े वाला बना रहा होगा, बहुत सारे लोगों के लिए 3 किलो हो गया, ठीक है। और हमें इसका टेम्परेचर अब है ना 38 डिग्री सेल्सियस से लेट से हमें लेके जाना है 43, वापसी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्मूला जो है ना आपका यहाँ पे, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये हमारा फॉर्मूला है। Q हमारी वही वापसी एनर्जी हो गई। अब M जो इसमें ये हमारा मास है, C हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, और फिर ये आपका टेम्परेचर आ गया। ये है आपका क्या, फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है लंबी करके थोड़ा सा, लेकिन हाँ मैंने आपको ये पूरा समझा दिया है। अब यहाँ पे है ना एग्जाम्पल ये है कि हमें पता है कि यार लेट से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेट से हम कहते हैं कि 1 किलो चाय को गर्म करने के लिए 1 केजी ऑफ चाय, ठीक है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो कितना टेम्परेचर लगता है, लेट से हम कहते हैं 500 जूल लगता है, ठीक है।
500 जूल। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसमें जब मैंने किलो डाल दिया ना, तो फॉर्मूला में इसकी वजह से फिर मास आ जाएगा। अगर मास नहीं लिखा हुआ, अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है यार, कोई से भी ऑब्जेक्ट को 1 डिग्री से बढ़ाना है तो उसको सिर्फ हीट कैपेसिटी बोलेंगे। लेकिन अगर मास डाल दिया यार 1 किलो के लिए इतना है, तो हम इसको 500 जूल बोलेंगे। ठीक है, ये 1 किलो को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री से 500 जूल फॉर एग्जाम्पल है। अब हम कहते हैं कि यार 3 किलो की चाय है और उसको 5 डिग्री से बढ़ाना है, तो उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो मास हम सबसे पहले लेंगे 3 किलो, ठीक है, क्योंकि हमें 3 किलो बढ़ाना है। फिर कितना लग रहा है यार, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 500 है, ठीक है। फिर उसके बाद टेम्परेचर चेंज हमें 5 चाहिए, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6500 जूल्स। और वो सेंस भी करता है, क्यों? लेट्स से हमने 1 किलो की चाय है, ठीक है, उसको गर्म करने के लिए 500 जूल चाहिए, ठीक है। तो 3 किलो के लिए कितने चाहिए होंगे, या 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1500 जूल चाहिए होंगे। और अच्छा नहीं, ये 7500 जूल्स है, हाँ, ये 7500 जूल्स है। तो 3 किलो के लिए हमें चाहिए 1500 जूल। ठीक है, तो यार 1 किलो के लिए 500, तो 3 किलो के लिए यार हमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा इसको, तो ये 1500 जूल हो गया। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे कर ली। फिर मल्टीप्लाई बाय 5 करें, क्यों? क्योंकि यार 1 किलो का अगर हमें 1 डिग्री से बढ़ाना है तो 1500 चाहिए, और 1500 हमें कितनी दफा चाहिए, 5 दफा चाहिए। क्यों? 38 से 39 आप जाएंगे तो 1500 वापसी चाहिए होगा, फिर 39 से 40 जाएंगे तो उसके लिए 1500 वापसी चाहिए होगा। वैसे ही आप है ना 5 दफा और करेंगे, 40 टू 41, 41 टू 42, और फिर 42 टू 43। जब आप ये 5 दफा करेंगे तो उसकी वजह से वो मल्टीप्लीकेशन बाय 5 हो रही है, क्योंकि ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, और फिर ये 1500 ऐड करेंगे, वही वापसी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7500 जूल्स। ठीक है, इससे है ना हमारा ऐसे ही फॉर्मूला बना है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो अभी तक हमने हीट कैपेसिटी की बात कर ली, ठीक है, और साथ में फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर ली। ठीक है, फिर आते हैं हम मोलर हीट कैपेसिटी पे, जो तो अब हमने स्पेसिफिक अच्छा, तो अब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कर ली है। अब हम नीचे आते हैं यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहाँ पे यार हमने मोलर हीट कैपेसिटी भी पढ़ी थी। तो अब है ना, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि जैसे स्पेसिफिक हमने जब डाला था तो उसमें पर यूनिट मास की बात कर रहे थे, लेकिन यार मोलर में आप वो डाल नहीं सकते, क्योंकि मोल्स है, मोल्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन एम आर, तो उसमें पर आप वो करोगे तो 1/mr है। तो उसकी वजह से जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना, मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों सेम है। मोलर हीट कैपेसिटी लिखें आप, या फिर आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखें, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, बस इसका ख्याल रखें, बुक ने ये नहीं बताया हुआ यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट एक चीज बोली है, और यहाँ पे हीट कैपेसिटी को मोलर हीट के साथ कंफ्यूज किया हुआ है। ये बस इसका ख्याल रखें, ये मसले हैं किताब में। लेकिन अब हम आते हैं डेफिनेशन क्या है। तो मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ यूनिट मोलर, या फिर बाय 1 मोल आप लिख लें, वो ज़्यादा आसान है, बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट चेंज। साथ में 1 मोल या यूनिट मोल दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड बाय 1 मोल, या फिर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे यूनिट मोल भी लिख लेता हूँ, ठीक है, दोनों लिख लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है, कि अब मैं आपको कहता हूँ कि ये जो चाय है ना, पहले मैंने बोला था 1 किलो की है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये जो चाय पड़ी हुई है ना, ये 1 मोल, ठीक है। तो बाकी सब चीजें सेम रहती है, सिर्फ मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कह दिया कि 1 मोल की है रादर देन 1 kg की है। फिर आप उसको, यहाँ पे यूनिट मास मैंने लिखा है ना, मैं यूनिट मास की जगह यहाँ पे मोल लिख लेता हूँ, तो वही मोल हमने ले लिया यहाँ पे, MOL, और बाकी वो सेम रहेगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ ये जो 3 किलो की जगह है, यहाँ पे आप लिख लें 1 मोल, ये 1 मोल ऑफ चाय है। अब इसको हमें 39 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से हमें टेम्परेचर बढ़ाना है। तो फिर वो जो अब C जो M या N जो आता है ना यहाँ पे, ये आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हो जाता है, ठीक है, CN। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलर हीट कैपेसिटी, और वही सेम चीज़ है, अगर हम 3 किलो की जगह 3 मोल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और वही टेम्परेचर हमें 45 तक, 43 डिग्री सेल्सियस तक लाना है।
पहले हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, लेकिन अब C जो है वो हमारा सी एन बन जाएगा क्योंकि हम मोल्स ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला देख रहे हैं कितना सेम है, बस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह हमने क्या लिख लिया वहां पे, मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और M पहले हम मास ले रहे थे, मास की जगह हम लेंगे क्या, N, कितने नंबर ऑफ मोल है, वही चीज है। तो फॉर्मूला वही सेम है। अब आप मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम ले लेते हैं 300। मतलब यार एक मोल से हमें अगर हमारी चाय को है ना गर्म करना है, एक मोल की चाय है और उसको हमें 1 डिग्री सेल्सियस मतलब 38 से 39 डिग्री सेल्सियस लाना है, तो लेट्स से हम कहते हैं 300 जूल्स लगते हैं। तो 300 जूल लगते हैं और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि यार 5 से हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो फिर आंसर आ जाएगा यहाँ पे 45 जूल्स, वही सेम चीज है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, मोलर हीट कैपेसिटी की और साथ में हीट कैपेसिटी पूरे की। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसका बस ख्याल रखें यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे है ना, ये होना चाहिए सी एन, लेकिन आपकी किताब ने सी एम लिखा है, तो आप सी एम लिखें या सी एन लिखें एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। तो अब है ना, अब हम जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड रिलेट्स टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थ्रू द इक्वेशन सी एम इज इक्वल टू एन सी। अब वही जो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था ना, आपको बोला था कि यार वो आप यहाँ पे गए थे ना, मैंने आपको बोला था Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और यहाँ पे हमने ये पढ़ा था। तो अब यहाँ से इसी के थ्रू हमारी एक इक्वेशन, एक फॉर्मूला निकलता है। वो फॉर्मूला ये है कि ये वाला सी एम इज इक्वल टू एन सी। तो इसका मतलब क्या है कि सी जो आपकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसको मैं सी एन करके लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे मोल, क्योंकि हम मोल को एन ही लिखते हैं। ठीक है, वो कितने के बराबर है, आप मोल्स ले लें और मल्टीप्लाई बाय फिर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर लें। इसका फॉर्मूला आता कैसे है, वो आता है इसलिए क्योंकि यार मोल्स अपॉन एम आर करके वो डेरिवेशन पूरी आती है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए मैं कराऊंगा नहीं। लेकिन आप इसका जो यूनिट लेंगे, जो आपने ऐसा यूनिट्स पहले पढ़े थे और इसका भी ऐसा यूनिट लेंगे, उसकी वजह से आपको मोल से मल्टीप्लाई करना होता है। मोल का हमने फॉर्मूला पता है, मास अपॉन एम आर। यहाँ पे हमने पहले एम लिखा था ना, और उसकी जगह फिर एम आर यहाँ पे आ जाता है, तो उसकी वजह से है ना एन सी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं और सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे C और N करके। तो ये हो गया हमारा यूनिट, इसका हमने इसको CN कर दिया और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम C कह रहे हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, C इज इक्वल टू एन सी। ठीक है, और ये सी एन होगा यहाँ पे। ठीक है, सी एन किसके बराबर है, एन सी के बराबर, बस। ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हीट कैपेसिटी का हमने फॉर्मूला लिखना है पहले सबसे। तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। यहाँ पे C अच्छा हीट कैपेसिटी है, तो इसको मैं स्मॉल c करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये स्मॉल c होगा, मतलब हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी आ गया फिर आपका। ठीक है, तो डेल्टा टी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं कैपिटल C से कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा, मिक्स ना कर दीजिएगा। Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला। फिर उसके बाद आ गया आपका Q इज इक्वल टू यहाँ पे आपका N जो आपका मोल्स है। ठीक है, ये एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं, Q इज इक्वल टू N, फिर आपका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाता है, और फिर उसके बाद आपका डेल्टा T आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला यहाँ पे इन सब का, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर हमने ये एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया हमारा। फिर यहाँ पे अब इन थर्मोडायनामिक्स बोथ स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट आर वाइटल फॉर क्वांटिफाइंग हाउ हीट एनर्जीज। ये बस कह रहा है कि यहाँ पे कि ये जो दो वैल्यूज है ना बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर अब मोलर हीट कैपेसिटी है ना, या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उनके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब आपने ये वाला क्लोज सिस्टम हमने जो पढ़ा था ना, कि यार एक हम जैसे गर्म कर रहे हैं, इसमें आप है ना समझे, ये आपने यहाँ पे कुछ है ना भाई पका रहे हैं, लेट्स से पानी बॉईल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये समझे पानी है। ठीक है, अब पानी को जब हम बॉईल कर रहे हैं, तो
सीन ये है कि पानी को गर्म करने के लिए हमें अगर 1 किलो से बढ़ाना है या फिर 1 मोल से बढ़ाना है कुछ भी, तो इसकी यार हीट कैपेसिटी होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, और साथ में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम मोलर हीट कैपेसिटी पे आते हैं। अब मोलर हीट कैपेसिटी की है ना, दो वैल्यूज हो सकती हैं। ये जो बंद कंटेनर देख रहे हैं, इसमें आप लेट से पानी या फिर इसका वॉल्यूम है ना कांस्टेंट रखते हैं। वी जो हमारा है ना कांस्टेंट, जो हमने पहले पढ़ा था ना आपका आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल और ए डायबिटिक, वही फॉर्मूला यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और समझे हम है ना यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, तो फिर उससे हमारी जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सीवी बन जाती है। फिर हम कहते हैं यार हम पी कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो उसकी वजह से फिर आपका एक और आ जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास हैं दो वैल्यूज। ठीक है, एक आपका मोलर हीट कैपेसिटी, फिर अगर आप करते ये है कि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो सीवी आ जाता है, और अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वही सीपी आ जाता है, और उससे फिर हमारी ये दो वैल्यूज आ जाती हैं। अब वही चीज यहाँ पे आते हैं सीवी और सीवी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वही सीपी और सीवी हमने बना ली। अब इन दोनों के बीच में है ना एक आइडियल गैस में एक इक्वेशन आती है। ठीक है, ये पूरी डेरिवेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन जो फाइनल जो हमारे पास आता है ना, वो होता ये है कि अच्छा, तो अब इसकी डेरिवेशन पढ़ते हैं। ये हम है ना यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से लिखा गया है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे किया क्या गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इधर आते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़े थे, सीपी, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सीपी। ठीक है, और हमने साथ में अभी कुछ देर पहले हमने ये फॉर्मूला भी पढ़े थे ना, एम सी, यहाँ पे एम की जगह आपका एन आ जाएगा, क्योंकि हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, डेल्टा टी। अब यही चीजें हम इधर डाल देते हैं। ठीक है, तो जब हम Q इज इक्वल टू हम डालते हैं यहाँ पे N, फिर साथ में हम यहाँ पे डाल देते हैं CP डेल्टा T। ठीक है, तो ये जो आपका Q है ना, ये आपका बन जाता है एंथैल्पी चेंज डेल्टा H। ये असल में है किसके बराबर, जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ा था ना, उसमें वो डेल्टा Q के बराबर, थर्मल एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो ये उसके बराबर है। तो ये मैं अलग कलर से यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ कि ये असल में है आपका डेल्टा Q। फिर उसके बाद आता है आपका दूसरा वाला, वो हम लिखते हैं यहाँ पे कि अगर हम अब Q इज इक्वल टू हम लिखते हैं एज एन सी वी डेल्टा टी। अब क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये हमारा बन जाता है इंटरनल एनर्जी, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे डेल्टा यू। ठीक है, और ये हमारी वो डेल्टा यू, वही जो था हमारा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास डेल्टा यू आ गया, हमारे पास डेल्टा क्यू आ गया। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया है। अब हम करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन लिखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यार वो हमने पढ़ा हुआ था, कहाँ गया यार, वो हम लिखते हैं वापसी यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ये होगा डेल्टा यू की जगह, अच्छा मैं यहाँ पे अब डेल्टा यू की जगह क्या लिख लूंगा, एन, डेल्टा यू की जगह ये लिख लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका एन सी वी डेल्टा टी। ये किसके बराबर है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू मैंने आपको बताया वो डेल्टा एच के बराबर है, क्योंकि चेंज इन हीट एंथैल्पी या एनर्जी चेंज, थर्मल एनर्जी एक ही चीज़ है। एन सी पी डेल्टा टी यहाँ पे आ गया। फिर अब पे नेगेटिव डेल्टा डब्ल्यू की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव पी डेल्टा बी, क्योंकि हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है, डब्ल्यू किसके बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आ गया, वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपने पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में कि यार पीवी जो है वो किसके बराबर है, एन आर टी। ठीक है, फिर पी डेल्टा वी आप लिख लें। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका एन आर डेल्टा टी। क्यों, क्योंकि यार वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, उसकी वजह से। ठीक है, ये फॉर्मूला काम का है। क्यों काम का है, क्योंकि ये अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पर हमने क्या पढ़ लिया कि यार वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी है, ये अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह। तो ये जब लिखेंगे हम, तो हमारे पास जो आएगा ना यहाँ पे, ये हम लिखते हैं यहाँ पे एन सी वी डेल्टा टी।
इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी माइनस पी पी डेल्टा बी की जगह अब हम क्या लिखेंगे, एन आर डेल्टा टी। ये हमने लिख लिया। अब होगा ये कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एन कट हो गया, एन भी कट हो गया, एन भी कट हो गया, ठीक है, कॉमन आउट है सब में, डेल्टा टी यहाँ पे, डेल्टा डी भी यहाँ पे, डेल्टा टी भी यहाँ पे, बेसिक मैथ्स लग गई। अब जो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या है, सी वी किसके बराबर है, सी पी माइनस आर। अब हम थोड़ी सी यानी ये करेंगे, साइड चेंज कर लेंगे, आर को उस तरफ लेके जाएंगे और सी वी को उस तरफ, तो हमारे पास आर बढ़ गया यहाँ से, आर इधर आ गया, और सी पी माइनस सी वी, ये हमारा फाइनल बन गया। ठीक है, ये है रिलेशन हमारे सी पी और सी वी के बीच में जो हमने इधर पढ़ी थी। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे डिराइव की गई है, लेकिन ये यहाँ पे है ना भाई, बहुत मिस्टेक्स हैं, तो जो मैंने अभी वहाँ पे डेरिवेशन कराई है वो सही वाली है, तो इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाकी ये हो गया। फिर अब हम यहाँ पे आते हैं, कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस व्हेन 2 मोल्स ऑफ द गैस absorb 1500 of joules of heat energy and its temperature rises by 25 डिग्री सेल्सियस। यार हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, Q इज इक्वल टू क्या, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मोल्स, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें निकालना है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका ख्याल रखें, एन सी एन डेल्टा टी, एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की है, 1500 भाई, ये 1500 यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, फिर मोल्स कितने हैं, दो हमारे पास। ठीक है, 1500 यहाँ पे आ गया, दो यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई बाय सी एन, और टेम्परेचर कितना राइज हुआ है हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, जिससे बढ़ गया, सिर्फ पढ़ने की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो फिर सी एन जो है हमारा वो किसके बराबर हो जाता है, 1500। ठीक है, 1500 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 50, ये हो गया, तो यहाँ पे 30 आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इसका वो है 30, और यहाँ पे लेट्स सी, ये वही 30 जूल्स ऑफ मोल सेल्सियस। ठीक है, फिर आते हैं इस एग्जाम्पल पे, sample of water with a mass of 200 grams is heated and its temperature rises from 25 to 45। ठीक है, अब कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है हमें, प्रेशराइज दिया हुआ है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। ठीक है, और हमें क्यू निकालना है, हीट निकालनी है। सो हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब मास हमारा क्या है, 200 ग्राम्स, हमेशा ये याद रखें। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो मास दिया हुआ है किसमें दिया हुआ है, 200 ग्राम्स। अब यहाँ पे आप कहोगे सर हमें पढ़ाया गया है कि हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, नहीं, आप केजी में तब कन्वर्ट करोगे जब जो हीट कैपेसिटी है वो याद रखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हमने यूनिट मास वहाँ पे केजी का पढ़ा था, लेकिन यूनिट चेंज हो सकता है। यहाँ पे देखें यूनिट ग्राम्स है, तो उसकी वजह से आप इसका चेंज नहीं करने वाले। क्यों नहीं चेंज करने वाले, क्योंकि यार जो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो खुद कन्वर्ट हुई हुई है केजी से ग्राम्स में। ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसकी आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। यूनिट आपका केजी था, हमने केजी में पढ़ा था, लेकिन उसकी चेंज हो सकती है। केमिस्ट बोलेंगे, फिजिसिस्ट बोलेंगे कि भाई हमें है ना हीट कैपेसिटी ग्राम्स में चाहिए, क्योंकि मटेरियल ही ऐसा है, बहुत कम चाहिए होगी, तो उसकी वजह से है ना हीट कैपेसिटी अगर आपकी ग्राम्स में है तो आप मास भी ग्राम्स लेंगे, क्योंकि ये फिर होता है कि 1 ग्राम ऑफ हमारे पास सब्सटेंस है और उसको 1 टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी लगती है, तो यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है इसलिए हम ग्राम्स ही लेंगे। यहाँ पे आप ये ख्याल रखेंगे, तो ये मास हमारा 200 ग्राम्स होगा, मल्टीप्लाई बाय क्या है हमारा 4.18, हमारा सी हो गया, और फिर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज कितना है यार, 25 से 45 क्या है, तो यार 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, क्योंकि 45 माइनस 25 करेंगे तो 20 डिग्री हो गया, तो ये मल्टीप्लाई बाय 20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो है, इसका आंसर है 16,720 जूल्स। ये ख्याल रखें, यहाँ पे बुक में गलत आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई बाय 2 करना ही भूल गए, ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ तक तो सही लिखा है, ये गलत है, ये आप कैलकुलेटर में भी जाके देख लें, 200 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 20 डिग्री सेल्सियस, 16,720 जूल्स आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तो इससे हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर में फिर हम करने वाले हैं
ये कॉन्सेप्ट मैप है, ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगले लेक्चर में हम करेंगे एमसीक्यूज इस चैप्टर के। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या यूट्यूब पे कमेंट कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। वरना नहीं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, आप वो ज्वाइन कर लें, हम आपको भेज देंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन्स चाहते हैं, फिजिक्स, एम कैट, ई कैट या कोई से भी सब्जेक्ट के, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। फिर अगले लेक्चर में एमसीक्यूज करते हैं।